आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी एंटायरली बेस्ड ऑन लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बहुत प्रिसाइज फॉर्म में बातों का डिस्कशन करेंगे। काफी टॉपिक्स बोर्ड्स के सिलेबस से हट भी गए हैं, तो उन टॉपिक को बोर्ड वाइज, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेन फोकस अभी बोर्ड्स के ऊपर है, तो उन टॉपिक्स का हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। चीफ फोकस हमारा प्राइम फोकस रहेगा उन टॉपिक्स के बारे में जो हमारे बोर्ड्स के सिलेबस में है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। टॉपिक में पूरे चैप्टर में आपने पढ़ना क्या है, पहले आप ये ब्रॉड हेडिंग समझो, क्योंकि आपको एक क्लियर विजुअलाइजेशन होना जरूरी है कि पूरे चैप्टर में डिस्कशन किस बारे में होने वाला है। सो आवर फर्स्ट डिस्कशन विल बी एंटायरली बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक्स। थेरेप्यूटिक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे ड्रग्स जो थेरेपी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, वन बाय वन डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट ब्रीफ इंट्रो कि जो थेरेपी में इस्तेमाल होते हैं, बॉडी में कोई भी बीमारी को, फिजियोलॉजी आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग आपकी डिस्टर्ब होगी, इसको रिस्टोर करने में हेल्प करेंगे। ब्रॉड हेडिंग से 5 रहेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट विल बी एंटासिड्स, कहीं ना कहीं एंटी एसिड्स, एसिडिटी को रिलीव करने में हेल्प होते हैं ड्रग्स। एंटीहिस्टामीन्स के बारे में, देयर आफ्टर एनाल्जेसिक्स एंड सो ऑन, मतलब वन बाय वन डिटेल डिस्कशन जरूर करेंगे। सेकंड ब्रांच में हम लोग सीख रहे होंगे अबाउट एंटी माइक्रोबियल्स, मतलब ऐसे केमिकल्स जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं या फिर माइक्रोब्स को मार देते हैं। इनके अंदर 3 सब हेडिंग्स आ जाएंगे। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के अंदर मतलब जो कंसीव करने से रोकते हैं, फर्टिलिटी को प्रिवेंट करेंगे। एंड द लास्ट वन विल बी बेस्ड ऑन फूड प्रेजर्वेटिव्स, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब फूड के जो प्रेजर्वेशन में हेल्प आउट करेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन डिस्कशन विद थेरेप्यूटिक ड्रग्स। हाँ जी, सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी थेरेप्यूटिक ड्रग्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज द नेम सजेस्ट, थेरेप्यूटिक ड्रग्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे ड्रग्स जो हमारी बॉडी में नॉर्मल फिजियोलॉजी को हेल्प करने में या फिर रिस्टोर करने में हेल्प आउट करेंगे। सबसे पहली बात, एक मिसकंसेप्शन यूथ के दिमाग में बैठा होता है कि ड्रग्स सुनते ही एक गंदा सा एक पिक्चर आपके दिमाग में बन जाता है कि ड्रग्स का मतलब वही सब चरस, गांजा, अफीम वगैरह। देखो, ड्रग्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी में नॉर्मल कंडीशन को रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। आपके दिमाग में ड्रग्स को लेकर जो पिक्चराइजेशन बना हुआ है, असल में वो ड्रग्स नहीं, वो ड्रग अब्यूज है। मतलब जब आप ड्रग्स को, दवाइयों को, केमिकल्स को जो हमारी बॉडी में चीज़ों को ठीक करने में हेल्प कर रही हैं, अगर आप उसका नॉन मेडिकेटेड इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दोगे, बिना प्रिस्क्रिप्शन के फॉर्म में, नॉन मेडिकेटेड फॉर्म में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दोगे, दैट इज रेफर टू एज ड्रग अब्यूज। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब ड्रग्स जब भी टर्म आए तो ये मत समझना कोई गंदी चीज़ होती है। ड्रग्स का मतलब जो बॉडी में सब चीज़ों को रिस्टोर करने में हेल्प आउट करेगा, राइट। तो फर्स्ट कैटेगरी इसके अंदर आती है थेरेप्यूटिक ड्रग्स के अंदर एंटासिड्स। कहीं ना कहीं सबने नाम सुना होता है डे टू डे लाइफ के अंदर, तभी चैप्टर का नाम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, एंटासिड्स। तो ऐसे केमिकल्स, चीज़ों को समझेंगे तमीज से, बाकी रटने वाला जो पार्ट है, जो ड्रग्स का नाम ध्यान रखना है, वो सेकेंडरी टॉपिक है। पहले चीज़ों को समझना है कि एंटासिड्स कौन से ड्रग्स होते हैं। ऐसे ड्रग्स जो बॉडी में एसिडिटी को, हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप सबने कभी ना कभी ऑब्जर्व करा होगा, आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी बनना स्टार्ट हो जाती है। रीजन इज हमारे स्टमक के अंदर एसिड बनता है, HCl, बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करेगा। लेकिन कई बार होता क्या है, एसिड का ओवर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जो अल्टीमेटली एसिड बर्न कॉज करना स्टार्ट करेगा और आपकी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल भी प्रेजेंट है। तो इसी को क्योर करने के लिए जो ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, जो दवाइयों का इस्तेमाल होता है, दे आर नोन एज एंटासिड टैबलेट्स और एंटासिड सिरप्स। मतलब मार्केट में किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में भी एज वेल एज सिरप्स के फॉर्म में भी। आपने देखा होगा कमर्शियल फॉर्म डाइजीन वगैरह आते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस बेसिक आपको ड्रग्स के डिफाइन पता होने चाहिए। ऐसे ड्रग्स, जैसे ऐसी दवाइयां जो बॉडी में पीएच को बढ़ाएंगी, क्योंकि एसिडिटी कम करने का मतलब क्या है, पीएच को बढ़ाना। तो पीएच को बढ़ाएंगे और एसिडिटी से आपकी बॉडी को रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, नोन एज एंटासिड्स, सिंपल एज दैट। एग्जांपल बहुत सारे होते हैं, बहुत टाइप के एग्जांपल है। जैसे पहले के टाइम से जो यूज होते थे एंटासिड्स, वो क्या होते थे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बीइंग बेसिक इन नेचर, आपके स्टमक के अंदर एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और एसिडिटी से रिलीफ प्रोवाइड करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जेल वगैरह, ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जो आप डाइजीन वगैरह सुनते होगे, ऐसे आते हैं ना, जो पिंक कलर के सिरप्स वगैरह आते हैं, उनके अंदर, सबके अंदर ये केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सब स्मॉल फॉर्म में। अब सबसे मेजर डिस्कवरी जो पता चली, मेजर इंपॉर्टेंट बात जो पता चली एसिडिटी के बारे में, वो क्या थी इतिहास में, हिस्ट्री में, कि एक केमिकल होता है हिस्टामीन। क्या है हिस्टामीन, वो आपको एंटी के नाम है, हिस्टामीन वाले टॉपिक में पता चलेगा। बट एक हिस्टामीन एक केमिकल होता है जो मास्ट सेल्स से निकलता है। एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, उन सेल्स का नाम होता है मास्ट सेल्स। मस्ट सेल्स नहीं, मास्ट सेल्स, है ना, मस्त मत पढ़ लेना इसको, मस्ती में रहते रहते। तो मास्ट सेल्स इनका नाम है, और इनमें से केमिकल्स रिलीज होता है विच इज नोन एज हिस्टामीन। अब हिस्टामीन केमिकल करता क्या है, आपके स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं या फिर एसिड प्रोड्यूसिंग रिसेप्टर्स हैं, अगर हिस्टामीन उनके साथ बाइंड कर गया तो एसिड का ओवर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जनरली हिस्टामीन अगर आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट सेल्स के साथ बाइंड नहीं कर रहा, तो जनरली जितना एसिड जरूरत का होता है उतना एसिड बनता रहेगा। बट इन केस अगर हिस्टामीन आपके रिसेप्टर्स के साथ या फिर एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स के साथ बाइंड कर जाएगा, तो ओवर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, किसका, एसिड का। साइंटिस्ट ने इस बात को डायग्नोस कर लिया, क्योंकि अगर आपको एक बार पता चल गया कि हिस्टामीन दिक्कत दे रहा है, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर हिस्टामीन दिक्कत दे रहा है, तो आपको उसको टारगेट करना है। तो एक ड्रग बनाया गया विच इज नोन एज सिमेटिडीन।
इस ड्रग का या फिर इस दवाई का काम क्या होता है कि हिस्टामीन को बाइंड करने से रोकता है। कैसे रोकता है? ये जाकर आपके एसिड प्रोड्यूसिंग रिसेप्टर्स को जाकर बाइंड कर जाएगा, और ये बाइंड कर गया तो हिस्टामीन बाइंड नहीं कर पाएगा और ओवर प्रोडक्शन को रोका जाएगा। सो दिस वाज द मेजर ब्रेक थ्रू इन इंडस्ट्री, जिसकी वजह से आप हाइपर एसिडिटी को प्रिवेंट कर पाए। लेकिन जैसे जैसे हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी इवॉल्व होती रही, और ज्यादा रिसर्च होती रही, और ज्यादा रिसर्च होती रही, तो एक नए ड्रग का इन्वॉल्वमेंट हुआ या फिर एक नए ड्रग का इजाद हुआ, जिसका नाम बोला जाता है रेनिटिडीन। आप में से सबने इसका नाम कभी ना कभी शायद सुना होगा। रेनिटिडीन शायद नाम ना सुना हो, लेकिन आपने इसका कॉमर्शियल नेम सुना होगा, विच इज नोन एज ज़िंटेक। मार्केट में टैबलेट आती है, आप में से शायद किसी के गार्जियंस खाते भी होंगे कि एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, ज़िंटेक के नाम से। और रिसेंटली इस टैबलेट को बैन करवा दिया गया, क्योंकि पता चला कि इसकी वजह से कैंसर भी कॉज होता है, मतलब कार्सिनोजेनिक है नेचर में, कैंसर कॉजिंग एजेंट है, तो उसको कंप्लीटली बैन करवा दिया गया। तो बस बेसिक सी बात है, ये 2-3 ड्रग्स हो गए जो आपको सबको बात पता है कि बेस है, और बेस है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, तभी एंटासिड के फॉर्म यूज हो रहा है। उसके बाद सिमेटिडीन ड्रग आया, जो किसको टारगेट करता था? एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स को, जिस पे जाकर हिस्टामीन बाइंड करा था। ये हमारा सेकंड की पॉइंट हो गया। और तीसरी बात, उसके बाद जो मेजर ड्रग आया इस इंडस्ट्री के अंदर, उसका नाम क्या था? रेनिटिडीन, जिसका कॉमर्शियल नेम होता है ज़िंटेक। लेकिन अब करेंटली, ये बात आपको शायद आपके रेफरेंसेस में ना मिले देखने को, बट करेंटली इस ड्रग को बैन करवा दिया गया, क्योंकि पता चला कि दिस ड्रग ऑल्सो कॉजेज और लीड्स टू कैंसर एंड हेंस नोन एज कार्सिनोजेनिक। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ जी, अब सीरीज के अंदर जो नेक्स्ट हमारे थेरेप्यूटिक ड्रग आता है, उसका नाम क्या होता है? एंटीहिस्टामीन्स, मतलब ऐसे ड्रग्स जो हिस्टामीन्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप ये समझो कि हिस्टामीन्स क्या होते हैं या फिर एंटीहिस्टामीन्स क्या होते हैं, पहले आपको हिस्टामीन का मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको हिस्टामीन का रोल नहीं पता, बॉडी में हिस्टामीन क्या प्रॉब्लम पोज कर रहा है, क्या दिक्कत क्रिएट कर रहा है, जब तक आपको ये नहीं पता, तब तक आप इसके इफेक्टिव ड्रग का काम नहीं समझ पाओगे। ठीक है जी, तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज हिस्टामीन। होता क्या है, आपकी बॉडी के अंदर अभी स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, जिनका नाम अभी जस्ट अभी आपको बताया, विच आर नोन एज मास्ट सेल्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये डिसइंटीग्रेट होने पर, मतलब ये टूटने पर एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जिसका ही नाम है हिस्टामीन। अब हिस्टामीन होता कब है रिलीज, पहले आप ये समझो। आप में से बहुत लोग या फिर बहुत टाइप के लोग एलर्जिक होते हैं किसी अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए। किसी को डॉग्स की एलर्जी होती है, किसी को लाइट से, सनलाइट से एलर्जी होती है, रैशेज आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, किसी को मिट्टी से एलर्जी होती है। तो आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस जनरेट करने के लिए मास्ट सेल रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जैसे ही कोई आपकी बॉडी के अंदर एलर्जिन गया, एलर्जिन का मतलब ऐसा सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करता है, वो जैसे ही आपकी बॉडी में गया, वो मास्ट सेल के साथ जाकर बाइंड कर जाएगा। और एक बार ये मास्ट सेल के साथ जाकर बाइंड कर, आपके मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने पर ये केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, उसी का नाम है हिस्टामीन। अब हिस्टामीन के बॉडी के ऊपर बहुत टाइप के इफेक्ट होते हैं, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे अलग अलग टाइप के इफेक्ट होते हैं, जिसमें से इसका चीफ इफेक्ट क्या है कि आपकी जो ब्रोंकाई प्रेजेंट होती है, लोअर स्टैंडर्ड में, भले आप मैथ्स के बच्चे हो, लेकिन लोअर स्टैंडर्ड में सबने पढ़ा होता है कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पे ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, उसके बाद ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये ब्रोंकाई की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। मतलब आपकी अगर लेट से ही आपकी ब्रोंकाई प्रेजेंट है, ट्यूब प्रेजेंट है जिसमें से हवा अंदर जाने वाली है, जिसका कंस्ट्रिक्शन कॉज करवा देगा। अब अगर इसका कंस्ट्रिक्शन कॉज हो गया तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। और आपने देखा होगा जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, वो वीजिंग साउंड के साथ सांस लेते हैं, ऐसे ऐसे आपने ऑब्जर्व करा होगा ना। अबे हंसने की कोई बात नहीं है, एक्चुअल में अस्थमा के पेशेंट्स को ऐसी दिक्कत होती है, तो वीजिंग साउंड आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे केस में आपको करना क्या पड़ेगा? आपको अगर अस्थमा से रिलीफ करवाना है पेशेंट को, तो आपको हिस्टामीन के इफेक्ट को ओवरकम करना पड़ेगा, एंटीहिस्टामीन्स ड्रग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एंटीहिस्टामीन्स ड्रग क्या करेंगे? हिस्टामीन को ओवरकम कर लेंगे, आपके ब्रोंकाई जो बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो गए थे, वो वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, और सब कुछ एज इट इज चलता रहेगा। और क्या दिक्कत पोज हो सकती है हिस्टामीन की वजह से? बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। जब पापा से जूते पड़ते हैं, मम्मी से चप्पल पड़ती है, देखा है ना, बॉडी में सूजन आ जाती है। तो सेम काम, अगर सूजन आ रही है बॉडी में, उसके पीछे भी रीजन क्या है कि हिस्टामीन की वजह से स्वेलिंग प्रोड्यूस हो रही है। उसका इफेक्ट कैसे होता है पूरी बॉडी पे? पूरा बायो वाला पार्ट हो जाएगा, इतना आपको डेप्थ में नहीं जाना। तो बॉडी में स्वेलिंग आ जाना, बॉडी में इचिंग होना, रैशेस प्रोड्यूस हो जाना, सारे के सारे काम आपके जनरली हिस्टामीन करवाता है। तो अगर आप हिस्टामीन को टारगेट करोगे तो आपको अस्थमा से भी रिलीफ मिल जाएगा, इन्फ्लेमेशन मतलब बॉडी में सूजन से भी रिलीफ मिल जाएगा, इचिंग से रिलीफ मिल जाएगा, रैशेस से रिलीफ मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसे ही ड्रग्स का नाम होता है एंटीहिस्टामीन्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। एग्जाम्पल्स बहुत होते हैं, आपको जो आसानी से याद हो जाए वो आप याद कर लेना। मैं आपको 2-3 ड्रग्स का नाम बता रहा हूं, आप चाहो तो एनसीईआरटी के अंदर जो नाम गिवन है वो फॉलो कर सकते हो, अपनी रेफरेंस में जो नाम गिवन है वो फॉलो कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 2 ड्रग्स का आपको नाम ध्यान होना चाहिए। इस कैटेगरी में जो आते हैं उनका नाम है ब्रोम फेनेरामीन। पहला ड्रग जिसको आप एंटीहिस्टामीन बोलते हो उसका नाम क्या है? ब्रोम फेनेरामीन। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो उसको स्प्लिट अप कर लेना। ब्रोम मतलब कहीं ना कहीं ब्रोमीन का डेरिवेटिव होगा, फेनेर अमीन मतलब इसके अंदर अमीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अल्टीमेटली आपको स्ट्रक्चर पे तो फॉलो अप नहीं करना, स्ट्रक्चर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं। तो पहला ड्रग इज ब्रोम फेनेरामीन, दूसरा ड्रग इज क्लोरफेनेरामीन, मतलब ये क्लोरीन डेरिवेटिव हो गया फेनेरामीन,
एंड लास्ट वन इज डाइफेनाइल हाइड्रामीन। हाइड्रामीन कहीं ना कहीं आपको नाम से हिंट मिल रही है कि अमीन के डेरिवेटिव्स हैं, इसके नाम से हिंट मिल रही है कहीं ना कहीं क्लोरीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है, डाइफिनाइल का मतलब 2 फिनाइल की रिंग प्रेजेंट है। ठीक है जी, स्ट्रक्चर आपको नहीं करना बट एटलीस्ट आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आपको ड्रग का नाम देकर बोर्ड्स में पूछ सकता है बॉडी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, या फिर ये ड्रग्स का इस्तेमाल बॉडी में किस कंडीशन को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है, या फिर किस बीमारी के अगेंस्ट किया जाता है। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बहुत बेसिक सी बात, हिस्टामिन का मतलब क्या हो गया, जो बॉडी में स्वेलिंग प्रोड्यूस करेगा। स्वेलिंग को अगर आपको रोकना है तो आपको हिस्टामिन को टारगेट करना पड़ेगा। हिस्टामिन को आपको टारगेट करना है तो आपको ड्रग्स लेने पड़ेंगे विच आर नोन एज एंटी हिस्टामिन्स, जिसके 3 एग्जांपल कौन से हो गए, क्लोरफेनेरामीन, ब्रोमफेनेरामीन एंड डाइफेनाइल हाइड्रामीन। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट थेरेप्यूटिक ड्रग। हाँ जी, सो इसके बाद सीरीज में नेक्स्ट थेरेप्यूटिक ड्रग का नाम है एनाल्जेसिक्स विच आर आल्सो नोन एज पेन किलर्स। मतलब आम आदमी की भाषा में आप एनाल्जेसिक्स को क्या बोलते हो, पेन किलर्स बोलते हो। बॉडी में पेन रिलीफ करने का काम करता है, सबने कभी ना कभी खाई हुई है, सिर में दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, कभी भी होता है तो आप पेन किलर्स का इन्वॉल्वमेंट करते हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बेसिक सी बात पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसका भी टारगेट ऑफ एक्शन कैसे है, कैसे रोल प्ले करता है। तो सीधी सी बात, पहले आप ये समझो बॉडी में पेन होता क्यों है। असल में आपके बॉडी में कुछ स्पेशल क्लास ऑफ केमिकल्स रिलीज होते हैं विच आर नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ केमिकल्स रिलीज होता है विच आर नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो आपकी बॉडी में पेन को इंड्यूस करवाता है, दर्द की फीलिंग देता है कि दर्द हो रहा है भाई, बहुत दर्द हो रहा है ना जी, आ रही बात समझ में। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल कैसे होता है जनरली, और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जनरली द मोस्ट कॉमन एजेंट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स अपने बॉडी में जहां जहां पे रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स मतलब जहां जहां पे इनको बाइंड करने वाली जगह है, वहां पे जाकर ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बाइंड कर जाएंगे और आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गन में या फिर उस पर्टिकुलर टिश्यू में पेन की सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे केस में अगर आप कोई भी एनाल्जेसिक्स खाते हो या फिर पेन किलर खाते हो, होगा क्या, फॉर एग्जांपल आपने एस्प्रिन खाया, डिस्प्रिन सबने कभी ना कभी खा रखी है, तो डिस्प्रिन जब आप खाते हो आपके स्टमक में जाने के बाद वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी, और ब्लड जहां जहां आपकी बॉडी में घूमेगा, ऑब्वियस सी बात है ब्लड की रीच आपकी बॉडी में हर जगह है, तो जहां जहां पे आपकी बॉडी में पेन के रिसेप्टर्स हैं वहां वहां पे जाकर आपका एनाल्जेसिक भी बाइंड कर सकता है। और एक बार आपके रिसेप्टर के ऊपर जहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन ने बाइंड करना है, उस साइड को जाकर अगर आपका पेन किलर ब्लॉक कर देगा, वो खुद जाकर अगर उस साइड को बाइंड कर जाएगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बाइंड करने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। मतलब प्रोबेबिलिटी, टेंडेंसी तो खत्म नहीं होगी, अभी बाइंड वो करना चाहते हैं लेकिन जगह प्रेजेंट नहीं है बाइंड करने की, क्योंकि ऑलरेडी पेन किलर्स ने उस जगह को बाइंड अप करके रखा हुआ है। तो ऐसे केस में फॉर टाइमिंग आपकी बॉडी के अंदर पेन रिलीव हो जाएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो केमिकल्स हैं धीरे धीरे डिग्रेड होते रहेंगे और अल्टीमेटली पेन की सेंसेशन आपकी बॉडी में कवर अप हो जाएगी। आ रही बात समझ, मतलब खत्म हो जाएगी सेंसेशन आपको थोड़े टाइम के लिए। अब कितनी डोज में लेना पड़ेगा, कम लेना है, ज्यादा लेना है, वो सब सेकेंडरी फैक्टर है। सिर्फ आपसे बोर्ड में क्या पूछा जाता है कि एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, इनके 2-3 एग्जांपल्स बताओ और कितने कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, क्योंकि दीज ड्रग्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। जो एनाल्जेसिक्स होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, इनको आप 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांट सकते हो। पहली कैटेगरी का नाम है नॉन नारकोटिक। नॉन नारकोटिक मतलब समझते हैं अभी क्या है, और दूसरी कैटेगरी होती है नारकोटिक। शायद आपने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा तो थोड़ी बहुत आपको हिंट लग जाए। तो नॉन नारकोटिक ऐसे ड्रग्स को बोलते हैं जो कि नॉन एडिक्टिव हों, जिनकी लत नहीं लगती, जिनकी आदत नहीं लगती, जिनका नशा नहीं होता। ठीक है जी, नॉन एडिक्टिव इन नेचर। कॉन्ट्रेरी टू दिस, नारकोटिक ड्रग्स या फिर नारकोटिक एनाल्जेसिक्स आर एडिक्टिव इन नेचर, इनकी लत लग जाती है। नाम आपने इन ड्रग्स का जरूर सुना हुआ है, थोड़ा बहुत आपको मेजर ब्रेकआउट होगा, आपको चीजें समझ में आएंगी कि आप जो समझते थे उसके अलावा इनका कुछ और ही यूज होता था, है ना जी। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। नॉन नार्कोटिक या फिर नॉन एडिक्टिव पेन किलर्स का काम क्या होता है कि आप इसको जितना मर्जी खा लो, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल रोटी की जगह आप इनको ड्रग्स को ही खाना स्टार्ट कर दो। तो अगर आप इनको थोड़ा बहुत हैवी डोज में भी लेना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी बॉडी इसके लिए एडिक्टिव नहीं होगी, आपकी बॉडी को उसकी आदत नहीं लग जाएगी। ठीक है, तभी इनका नाम क्या है, नॉन नार्कोटिक एज वेल एज नॉन एडिक्टिव। अब इसमें कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन। इसमें से एक का नाम तो आप ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनॉल वाले टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं, विच इज नोन एज एस्पिरिन। सबने नाम सुना होता है। एस्पिरिन एक बहुत पोटेंट ड्रग है, मतलब बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाला ड्रग है। ये एक पेन किलर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बुखार को कम करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी होगी थेरेप्यूटिक ड्रग में, एंटीपायरेटिक, वहां पे भी इसका नाम आएगा क्योंकि बुखार को भी कम करने में हेल्प करता है। साथ के साथ बॉडी में अगर कहीं पे ब्लड क्लॉट बन गया है, ब्लड जम गया है, जो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, डेडली हो सकता है, तो उसको डिसॉल्व करने में भी इस्तेमाल करता है। तो 3 काम है, ध्यान रखना, अभी यहीं पे डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि ये एनाल्जेसिक की तरह भी इस्तेमाल होता है, बॉडी में पेन को भी रिलीफ करता है। एंटीपायरेटिक की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन करने में भी हेल्प करता है बुखार के टाइम पर।
और तीसरा इसका काम क्या है कि ये ब्लड क्लॉट्स को भी डिसॉल्व कर सकता है। आ रही बात समझ में? तो उसके 3 मेजर या फिर पोटेंट इफेक्ट है, राइट। तो इसके अंदर मेन एग्जांपल आपका एस्पिरिन हो गया और दूसरा एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? पैरासीटामोल। आप सबने नाम सुना हुआ है, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है कि पैरासीटामोल क्या होती है। ऑब्वियसली बात है, ये भी पेन रिलीफ करता है और साथ के साथ ये भी एंटीपायरेटिक होता है नेचर में, ठीक है जी। बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, आसानी से याद हो जाते हैं। अब आते हैं उसके बाद कौन से? एडिक्टिव, स्पेलिंग गलत हो गई, करेक्ट कर लेते हैं। एडिक्टिव है ना जी, बोलते टाइम लिखने में थोड़ा सा इशू हो जाता है, यहाँ पे भी एडिक्टिव हो गया गलत, सॉरी, नॉन एडिक्टिव। हाँ जी, तो एडिक्टिव ड्रग्स कौन से हो गए? असल में आप समझो ज़रा होता क्या है कि जब अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, मतलब बॉडी में काटा पीटी करी गई है, तो सर्जरी तो डॉक्टर ने कर दी बेहोश करके, एनेस्थीसिया देके, लेकिन एक बार पेशेंट होश में आएगा तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, दहाड़े मारेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, शायद डॉक्टर को भी गाली निकालना स्टार्ट कर दे, दर्द में समझ में नहीं आता करना क्या है। तो ऐसे केस में पेशेंट को शांत रखने के लिए, पेन से रिलीफ करने के लिए ऐसी हैवी डोजेस दी जाती है एंटीबायोटिक, सॉरी क्या नाम है, पेन किलर्स की, ताकि बॉडी के अंदर पेन का सेंसेशन या तो बहुत कम हो जाए या फिर ना के बराबर हो, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जो ड्रग्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर इनका रेगुलर बेसिस पे पेशेंट इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे दर्द से बचने के लिए, अब हो सकता है दर्द से बचने के लिए या फिर उसको मजा आ रहा है उन ड्रग्स को लेने में, क्योंकि इन ड्रग्स का बॉडी पे और भी इफेक्ट होते हैं, पेन रिलीविंग इफेक्ट होता है, आपकी बॉडी में थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम कर देगा, और भी टाइप के इफेक्ट होते हैं। तो ऐसे ड्रग्स लीड टू एडिक्शन, इनका एडिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसी वजह से इनको अवॉइड करना पड़ता है। एग्जाम्पल अगर मैं जैसे नाम बताऊंगा आपको शायद हिंट मिल जाएगी। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज मॉर्फिन, शायद आपने नाम जरूर सुना होगा। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल होता है कोडीन, और एग्जाम्पल होता है इसके अलावा हेरोइन, वाले हेरोइन नहीं जिसको आप टीवी में देखते हो, जिसको देख के मजा आता है। यहाँ पे हेरोइन एक ड्रग का नाम है ना, बायो वाले बच्चे जानते हैं, HHD चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपने इसका नाम सुना हुआ है। तो मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, हेरोइन हो गया, तो ये सारे के सारे पेन किलर्स होते हैं, फिर पेन रिलीवर्स होते हैं, लेकिन आप इसका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते रहोगे तो आपकी बॉडी इसके लिए एडिक्टिव हो जाएगी। आ रही बात समझ में? और फिर उसको कहते हैं ड्रग अब्यूज, मतलब इनको ड्रग्स नहीं बोलते, इनको ड्रग अब्यूज बोलते हैं। अगर आप इसका नॉन मेडिकेटेड यूज करना स्टार्ट करोगे रेगुलर बेसिस पे तो बॉडी को लत लग जाएगी और फिर ड्रग अब्यूज कहलाना स्टार्ट होगा। तो इतनी सी बात बस कि क्या होते हैं पेन किलर्स, एनर्जेसिक्स, जो बॉडी में पेन की सेंसेशन को रिलीव करेंगे, आपको आराम देंगे दर्द से। वो वाला दर्द नहीं जो आप चोट खाए आशिक होगे, उनको उस दर्द का कोई इलाज नहीं होता। अगर आपकी बॉडी में जेन्युइनली दर्द है, जिसको दर्द बोलते हैं, उसको रिलीफ करने में हेल्प आउट करेगा। और दो टाइप के होते हैं, नॉन नार्कोटिक एज वेल एज नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक का मतलब क्या हो गया? जिनकी लत नहीं लगेगी, आप जितना मर्जी खा लो, ऐसा भी नहीं कि फिर रोटी की जगह इसका रिप्लेसमेंट कर दो कि कुछ नहीं खाने को मिल रहा, भूख लगी है तो आपने एस्पिरिन खाना स्टार्ट कर दी। अगर आप थोड़ी एक्स्ट्रा डोज भी ले लोगे, हैवी डोज भी ले लोगे, तो भी आपकी बॉडी में लत नहीं लगेगी। आ रही बात समझ में? एग्जांपल एस्पिरिन एज वेल एज पैरासीटामोल। और कॉन्ट्रेरी टू दिस नार्कोटिक ड्रग्स कौन से होते हैं कि अगर आप इनको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते रहोगे, आप आदत डाल लोगे, दर्द हुआ थोड़ा सा मॉर्फिन ले लिया, फिर थोड़ा सा दर्द हुआ और मॉर्फिन ले लिया, तो आपकी बॉडी इसके लिए हैबिचुअलाइज हो जाएगी, एडिक्टिव हो जाएगी, और तभी इन ड्रग्स का नाम क्या होता है? नार्कोटिक ड्रग्स। लेकिन जो लोग इन लोगों की ड्रग्स की लत डाल लेते हैं, फिर उनके लिए गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट भी बना रखा है, नार्कोटिक ब्यूरो इंडिया का, है ना। फिर पता है उस कंडीशन में क्या होता है, आते हैं थोड़ी आपकी मरम्मत करेंगे, पहले तो आपको प्यार से समझाएंगे, बुझाएंगे, फिर आपको रिहैब में भेज देंगे ताकि बच्चा शायद सुधर जाए, क्योंकि एडोलसेंट्स के अंदर ही होता है। बायो वाले बच्चे जानते हैं, आपने पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है कि एडोलसेंट्स में ही होता है। फिर भी नहीं मानेगा, फिर मरम्मत करी जाएगी, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। चलो जी, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स पे इसके बाद आते हैं एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स, अब ये भी रटना नहीं होता, आपको अल्टीमेटली चीजें याद हो जाएंगी। एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, और पायरोस असल में ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर, क्योंकि ज्यादातर आपके जितने भी साइंस के टर्म्स होते हैं ग्रीक लैंग्वेज या फिर लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव्ड होते हैं। तो पायरोस असल में ग्रीक वर्ड है जिसका नाम क्या है? फायर, आग। तो एंटीपायरेटिक ऐसे ड्रग्स हो गए जो टेम्परेचर को लोअर डाउन करते हैं अंडर हाई ग्रेडेड फीवर, जब आपको बहुत ज्यादा बुखार चढ़ जाता है, जो अल्टीमेटली आपकी बॉडी के लिए भी ड्रास्टिक हो सकता है। बट एक मजे की बात क्या है, बुखार आना हमारी बॉडी के लिए ही बेनिफिशियल होता है, एक लिमिट तक, एक रेंज तक, क्योंकि वो माइक्रोब्स को मारता है। हाई टेम्परेचर की वजह से हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है। बट अगर ओवर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी को ही नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे, क्यों, वो सब बायो का पार्ट है, वो आपको नहीं करना। एनीवेज, तो एंटीबायोटिक्स ऐसे ड्रग्स होगा जो बॉडी में पेन को रिलीज, सॉरी पेन बोल रहा हूं मैं, बॉडी के फीवर को डिग्रेड डाउन करना स्टार्ट करेंगे। अब कैसे डिग्रेड करेंगे, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होना जरूरी है ताकि घुमा फिरा कर क्वेश्चन ना आ जाए। तो आपके दिमाग के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, छोटा सा एक ऑर्गन, या फिर आप ग्लैंड बोल सकते हो, जिसका नाम क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हर बच्चे ने 10th स्टैंडर्ड में इस ग्लैंड का नाम पढ़ा होता है कि हाइपोथैलेमस क्या होता है ना। तो इसको आप थर्मोस्टेट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? थर्मोस्टेट, क्योंकि ये आपकी बॉडी में हीट को स्टेबल करता है, तो उसको थर्मोस्टेट ऑफ योर बॉडी बोलते हैं। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है ना, उससे आप पंखे की स्पीड को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। इसी तरीके से आपकी बॉडी हीट को बढ़ाने का या फिर कम करने का काम कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो होता क्या है, जब भी आप कोई एंटीपायरेटिक ड्रग खाते हो वो सीधा जाकर आपके हाइपोथैलेमस को टारगेट करेगा। हाइपोथैलेमस का इफेक्ट क्या होता है, जैसे हाइपोथैलेमस को उसने टारगेट करता है, हाइपोथैलेमस का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। ब्लड वेसल्स अगर आपकी डायलेट होंगी तो उसमें ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी, ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी तो पर्सपिरेशन की रेट ज्यादा बढ़ेगी, और पर्सपिरेशन ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बहुत बेसिक सा ड्रग है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। एग्जाम्पल अभी भी इसके अंदर कौन सा आने वाला है, आप एस्पिरिन ले सकते हो इसके अंदर, क्योंकि ये भी एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ के साथ आप पैरासिटामोल भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों के दोनों ड्रग्स किसकी तरह यूज किए जाते हैं, एंटीपायरेटिक की तरह। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना कंटेंट काफी है, ज्यादा डिटेल में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स पे आते हैं एंटीपायरेटिक्स के बाद। हाँ जी, तो सीरीज के अंदर लास्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स का नाम है ट्रैंक्विलाइजर्स। इसका नाम भी आपने कभी ना कभी शायद सुना होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी एनिमल प्लैनेट देखते हो या फिर लोअर स्टैंडर्ड में आपको एनिमल प्लैनेट देखने का शौक हो, तो मुझे तो बहुत था। अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक का भी देखा हो तो देखा होगा, जानवरों को बेहोश करने के लिए वो डार्ट मारते हैं, मतलब गन से उनको शूट करते हैं, गोली नहीं मार देते, उनको एक इंजेक्शन लगता है और इंजेक्शन से अल्टीमेटली जानवर बेहोश हो जाता है। तो ऐसे ड्रग्स जो आपकी बॉडी के अंदर है, फिर ऐसे केमिकल्स जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, स्ट्रेस समझते हो ना, टेंशन को खत्म करते हैं, स्ट्रेस को रिलीव करते हैं और बॉडी के अंदर कामनेस की फीलिंग को इंड्यूस करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कौन से ऑर्गन को टारगेट करेंगे, ये सब डिटेल में नहीं जाना, बस बॉडी के अंदर कामनेस की फीलिंग को इंड्यूस करेंगे और आपका स्ट्रेस रिलीव करेंगे। और लेकिन खास इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी एंग्जाइटी प्रोड्यूस ना करना, और साथ के साथ कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिक सी बात, स्ट्रेस को तो रिलीव करना है, कामनेस को इंड्यूस करना है, लेकिन कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इंड्यूस नहीं होना चाहिए। तो सच केमिकल्स ऑफ ड्रग्स या फिर सच कैटेगरी ऑफ ड्रग्स आर नोन एज व्हाट, ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रैंक्विलाइजर्स बहुत टाइप के होते हैं, इनके काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है, डिपेंडिंग कि कौन से ऑर्गन को टारगेट करना है, कौन से पार्ट को इफेक्ट करना है बॉडी के। बट आपके सिलेबस में जो मेजर कैटेगरी ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स पूछे जाते हैं, उसमें पहला वाला है एंटी डिप्रेसेंट्स। अब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको, बहुत लॉजिकल बात है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पाते, जब आप फेलियर फेस नहीं कर पाते, आप फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो बॉडी में डिप्रेशन के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो सकते हैं। हो सकता है आप डिप्रेशन के पेशेंट भी बन जाओ, आप लोग नहीं, मतलब जो लोग फेलियर को कोप अप नहीं कर पाते। तो ये ड्रग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है। पहली बात ये समझना होगा कि डिप्रेशन होता किस वजह से है। तो बहुत बेसिक सी बात, आपकी किडनीज के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, सबने शायद नाम सुना होगा एड्रेनल ग्लैंड, है ना जी। तो एड्रेनल ग्लैंड में से एक केमिकल रिलीज होता रहता है विच इज नोन एज एड्रेनलिन, जिसको आप लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हो। 9-10 स्टैंडर्ड में शायद आपने पढ़ा होगा जरूर। तो आपकी बॉडी की फाइट और फ्लाइट कंडीशन के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, या तो लड़वा देगा या फिर आपको सिचुएशन से भगवा देगा, दो ही कंडीशन के लिए प्रिपेयर करता है। अब एड्रेनलिन हार्मोन आपकी बॉडी में सारे काम को बिल्कुल मजे से चलाता रहेगा, बिल्कुल मजे से सब चलता रहेगा, भले सब बर्बाद है, पढ़ाई हो नहीं रही है, सब कुछ बर्बाद हो रखा है, लेकिन अगर एड्रेनलिन नॉर्मल लेवल पर चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो एड्रेनलिन क्या बोलेगा, सब बढ़िया तो है, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा, मस्त है जिंदगी। लेकिन अगर एड्रेनलिन का जो डिग्रेडिंग एंजाइम है, मतलब जो एड्रेनलिन को डिग्रेड करवाता है, खत्म करवाता है, अगर उस डिग्रेडिंग एंजाइम का लेवल बढ़ गया, तो एड्रेनलिन का अमाउंट बॉडी के अंदर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड के अंदर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी बॉडी को या फिर आपके ब्लड के अंदर एड्रेनलिन का बेसिक लेवल भी मेंटेन नहीं रह पाता, तो बॉडी में डिप्रेशन के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में भले ही सब कुछ बढ़िया होगा, सब अच्छा चल रहा है लाइफ के अंदर, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो बिना बात के डिप्रेशन आ जाएगा, कुछ ना कुछ साइकोलॉजी भी आपकी इफेक्टेड होती है, तभी डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं। बट एनीवेज, तो मेन काम आपको क्या समझना है कि एड्रेनलिन हमारी बॉडी में सब कुछ सही रखता है, और अगर एड्रेनलिन डिग्रेडिंग एंजाइम, एड्रेनलिन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम अगर ज्यादा बढ़ गया तो एड्रेनलिन का अमाउंट कम हो जाएगा, और एड्रेनलिन का अमाउंट कम होगा तो बॉडी के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाएंगे। तो ऐसे कैटेगरी ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स जो डिप्रेशन को बचाते हैं, फिर डिप्रेशन से रोकते हैं, आपकी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं डिप्रेशन होने से, आर नोन एज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी बहुत टाइप के होते हैं, बहुत तरीके के ड्रग्स होते हैं, बस इनके बेसिक आपको एग्जांपल समझने हैं। मतलब अल्टीमेटली फंक्शन तो आपको समझ में आ गया कि एड्रेनलिन डिग्रेडिंग एंजाइम को ये लोग रोकेंगे, ताकि एड्रेनलिन का लेवल आपके ब्लड में मेंटेन रहेगा, और ब्लड के अंदर एड्रेनलिन का लेवल मेंटेन रहेगा तो ऑब्वियसली बात है डिप्रेशन से आप लोग बचे रहोगे। ठीक है जी, तो बस आपको अगर इनका काम समझ में आ गया, तो काम समझने के बाद बस आपको क्या समझना होगा, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल देखो, फिर अगेन वही बात आती है कि आपको जो आसानी से याद हो जाए वो आप ध्यान रख लेना, वरना एनसीईआरटी के फॉलोअप करो, बेस्ट बात तो वही है, क्योंकि आपको जेईई में और नीट में भी हेल्प करेगा। सो वन एग्जाम्पल इज आइप्रोनियाजिड। बोल बोल के लिख लिख के याद करोगे तो एग्जाम्पल्स भी इतने टफ नहीं होते, आसानी से याद हो जाएंगे। आइप्रोनियाजिड टर्म को स्प्लिट अप कर लो, आइप्रोनियाजिड। और कौन कौन सा होता है, एमिटाल, वेरोनाल,
अब आपको याद करने के लिए कोई ट्रिक बनानी पड़े, वीरोनाल, एमिटाल, एक और होता है नेम्बूटाल जिसको आप निम्बूताल बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, बस अल्टीमेटली बात क्या है, याद होना चाहिए कि दीज ड्रग्स आर ट्रैंक्विलाइजर्स एंड बिहेव एज एंटी डिप्रेसेंट्स, बॉडी के अंदर डिप्रेशन को रिलीव करवाएंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके अलावा ट्रैंक्विलाइजर्स की एक कैटेगरी और होती है जो स्लीप इंड्यूसिंग पिल्स या फिर स्लीपिंग पिल्स में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बेसिकली ये भी क्या काम करेंगे, ये स्लीपिंग पिल्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। मतलब अगर कोई पेशेंट इंसोम्निया है कि उस बेचारे को नींद नहीं आ रही, रीजन कुछ भी हो सकता है डिप्रेशन की वजह से उसको नींद नहीं आ रही, तो अगर आपको बॉडी में स्लीप भी इंड्यूस करवानी है तो स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ेंगे, और उसके अंदर भी ट्रैंक्विलाइजर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ट्रैंक्विलाइजर्स जो इस कैटेगरी में प्रेजेंट होते हैं, दे बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स विच इज नोन एज बार्बिट्यूरिक एसिड। मतलब बार्बिट्यूरिक एसिड एक केमिकल होता है, इसके ही डेरिवेटिव से जो ड्रग्स बनते हैं वो स्लीपिंग पिल्स में डाले जाते हैं। अल्टीमेटली आप बोल सकते हो द डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड्स आर अ कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स, जो बॉडी के अंदर स्लीप को इंड्यूस करवाएंगे, क्योंकि स्लीप आना या फिर नींद आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नींद नहीं आएगी तो आप इंसोम्निया हो जाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हफ्ते भर के अंदर फिर 10 दिन के अंदर पागल हो जाओगे, दिमाग की नसें भी फट सकती हैं, आप मर भी सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है, बिना खाने के इंसान महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, मतलब देखा होगा आपने भगत सिंह जी के बारे में सुना होगा, जब हंगर स्ट्राइक करी थी तो काफ़ी टाइम तक उन्होंने बिना खाने के सर्वाइव कर लिया था। लेकिन नींद के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूरॉन्स के अंदर अगर इंपल्स कंटिन्यूसली ट्रांसमिट होती रहेगी तो रिलैप्सिंग पीरियड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और अगर टाइम नहीं मिलेगा न्यूरॉन्स के ट्रांसमिशन के बीच में तो पेशेंट इंसोम्निया हो सकता है, पागल हो सकता है, और डेथ भी हो सकती है। ठीक है जी। एनीवेज, उन टॉपिक्स से हमें डेविएट नहीं होना। मेजर सी बात क्या है कि बार्बिट्यूरिक एसिड या फिर उसके डेरिवेटिव्स आर अ कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स, जो बॉडी के अंदर स्लीप को इंड्यूस करवाएंगे और आप चैन की नींद सो जाओगे, वैसे वाले नहीं, परमानेंट वाले नहीं, टेम्पररी चैन की नींद सो जाओगे। ठीक है जी। तो विद दिस वी एंड आवर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स व्हिच आर नोन एज थेरेप्यूटिक्स। अब इसके बाद आते हैं सेकंड कैटेगरी पे। ठीक है जी। हाँ जी, तो इसके बाद सीरीज में नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ केमिकल्स आते हैं व्हिच आर नोन एज एंटी माइक्रोबियल्स। अगेन इनके नाम से ही आपको इनका काम समझ में आ जाएगा कि ऐसे केमिकल्स जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को या तो रोकेंगे या फिर कंप्लीटली इनको मार देंगे। सीधी सी बात, माइक्रोब्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, मेजर ये एलिमेंट्स हैं, मतलब यही आपके कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, आपको तरह तरह की बीमारियां कॉज करते हैं। तो इनको मारने के लिए या फिर इनको रोकने के लिए, हो सकता है कई बार हम इनको सिर्फ रोकने की, इनकी ग्रोथ की, ओवर ग्रोथ को सिर्फ रोकना, इनको मारना नहीं है, तो ऐसे केमिकल्स आर नोन एज एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चीफ क्वेश्चन जो सीधा बोर्ड्स में पूछा जाता है, मतलब अल्टीमेटली बातें तो इसमें बहुत डिटेल की हैं, बट चीफ क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो आपको बोला जाएगा, मेंशन एनी 2 to 3 डिफरेंसेस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल डायरेक्टली एज इट इज कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के अंदर फर्क बताओ। नाम सबने सुना होता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपने एंटीसेप्टिक का भी नाम सुना होगा, डिसइंफेक्टेंट का भी नाम सुना होगा, लेकिन फर्क क्या है तीनों में? तो बहुत बेसिक से डिफरेंसेस है, बहुत बेसिक से डिफरेंसेस। पहली बात, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों का ही काम क्या होगा? माइक्रोब्स को मारना। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहां पे राइज हो रहा है कि एंटीसेप्टिक्स हमारी बॉडी के ऊपर या फिर हमारे स्किन के ऊपर अप्लाई होते हैं। कहीं पे चोट लग गई, घिसट लग गई, कुछ भी हो गया, कहीं पे भी वुंड हो गया, घाव हो गया, तो आपकी स्किन को आपको क्लीन करना होता है, जो आप सेवलॉन या फिर आप डेटॉल का इस्तेमाल करते हो, तो उनके अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर नोन एज एंटीसेप्टिक्स विच आर बेसिकली माइल्ड ऑन स्किन। पहली बात, दीज केमिकल्स या फिर एंटीसेप्टिक्स आर माइल्ड ऑन स्किन। ये सिर्फ आपके पैथोजन को मारेंगे जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्किन को कोई बहुत ज्यादा डैमेज कॉज नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? कॉन्ट्ररी टू दिस, डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल आप अपनी स्किन के ऊपर नहीं कर सकते, बिकॉज बीइंग हार्श केमिकल्स, अगेन हर्ष नहीं, हार्श केमिकल्स आपकी स्किन को डैमेज कॉज कर सकते हैं। मतलब पैथोजन तो मर जाएगा, बट साथ के साथ आपके स्किन के सेल्स भी मर जाएंगे, और आपको वो प्रिवेंट करना है। तो कहाँ इस्तेमाल होगा वो भी समझना जरूरी है। आपको फर्श को साफ करना है, आपको फ्लोर को क्लीन करना है, जब पोछा लगता है आपको फ्लोर को क्लीन करना है तो फिनाइल डाली जाती है उसके अंदर। आपको बाथरूम को क्लीन करना है, बाथरूम की भी सफाई होना जरूरी है रेगुलर बेसिस पे। आपको टाइल्स की क्लीनिंग करनी है, आपको अपने वॉश बेसिन को क्लीन करना है। तो ऐसे केमिकल्स जो आप बोल सकते हो नॉन लिविंग एजेंट या फिर फिजिकल एजेंट्स पे इस्तेमाल होते हैं सफाई करने के लिए, माइक्रोब्स को मारने के लिए, आर नोन एज डिसइंफेक्टेंट्स। कॉन्ट्ररी टू दिस, जो आपके स्किन के ऊपर यूज होते हैं ताकि वुंड्स को क्लीन किया जा सके, आर नोन एज एंटीसेप्टिक्स। राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो गया कि दीज आर माइल्ड ऑन स्किन व्हाइल दोज आर हार्श ऑन स्किन। सेकंड फैक्टर क्या हो जाएगा कि दीज आर यूज्ड फॉर किलिंग द माइक्रोब्स ऑन द जेंटल सर्फेसेज ऑफ द बॉडी, जहां पे भी आपको क्लीनिंग करनी है वहां पे इस्तेमाल होगा। वाइल दीज आर यूज्ड या फिर अप्लाइड ऑन टाइल्स फॉर क्लीनिंग ऑफ बाथरूम्स, फॉर क्लीनिंग ऑफ वॉश बेसिन्स एटसेट्रा, मतलब आपको जहां पे भी सफाई करने का काम करना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो जाएगा कि ये लो कॉन्सेंट्रेशन के केमिकल्स होते हैं, मतलब इसके अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट है, जो भी एजेंट प्रेजेंट है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन काफी कम प्रेजेंट होती है। कॉन्ट्ररी टू दिस, इसके अंदर जनरली जो केमिकल सफाई करने में इस्तेमाल आ रहे हैं, माइक्रोब्स को मारने में इस्तेमाल आ रहे हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई होगी। जैसे आपने सुना होगा क्लोरीन वाटर, जब स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग कभी ना कभी आपने करी होगी तो उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है।
अब क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप वेराई कर दो, क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बदल दो, तो उसको आप एंटीसेप्टिक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो और साथ के साथ डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब स्किन के ऊपर भी अगर बहुत माइल्ड कॉन्सेंट्रेशन में, तो वुंड को, घाव को क्लीन करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप कंसेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो ये स्किन पे बहुत हार्श हो जाएगा, लेकिन इसको जमीन को साफ करने में, टाइल्स को साफ करने में, बाथरूम को साफ करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो बेसिक सी बात, दीज आर माइल्ड केमिकल्स, दीज आर हार्श केमिकल्स, या फिर बोल सकते हो दीज केमिकल्स हैव लो कॉन्सेंट्रेशन जनरली, व्हाइल दीज केमिकल्स हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल्स, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है। सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन या फिर सेकंड कैटेगरी जिसके अंदर हमें डिस्कस करनी है, दे आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, अब पहले आप समझो कि एंटीबायोटिक्स शब्द का मतलब क्या है और एंटीबायोटिक्स वर्ड आया कहां से, ओरिजिनेट कहां से हुआ। तो बेसिक सी बात, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें से कुछ केमिकल रिलीज होता है और वो दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा। मतलब लेट से अगर एक फंगस प्रेजेंट है, इसके अंदर से कुछ केमिकल्स रिलीज हुए और अगर ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया को मार दे रहे हैं या फिर इसकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहे हैं, तो इन्हीं क्लास ऑफ केमिकल्स का नाम क्या हो जाता है, एंटीबायोटिक्स। मतलब दीज आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय वन कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी कैसे हुई, तो उसके बारे में पूरी एक कहानी है लंबी चौड़ी, लेकिन बेसिक कहानी सब बच्चे को पता होती है शायद, कि सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक, सक्सेसफुल एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वाज पेनिसिलिन, जिसकी डिस्कवरी का सारा क्रेडिट किसको जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। इत्तेफाक वाली बात है, सेरेंडिपिटी आप इसको बोल सकते हो कि ये पूरी रिसर्च करते हैं एक बैक्टीरिया के ऊपर। मतलब आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूं कि एक बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च करते करते इन्होंने ऑब्जर्व करा कि जिन पेट्री डिश में या फिर जिन कल्चर प्लेट में फंगस ग्रो कर रहा है, उन पेट्री डिशेस के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही। तो बड़े हैरान हो गए कि ऐसी क्या खास बात है इस फंगस के अंदर। जब उन्होंने स्टडी करा तो उनको पता चला कि इस फंगस की बॉडी में से, इस फंगस के अंदर से एक केमिकल निकल रहा है जो अल्टीमेटली बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करवा रहा है। बाद में पता चला कि इस फंगस का नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। ये भी शायद आपने नाम प्रीवियस क्लासेस में या फिर लोअर क्लासेस के अंदर सुना हुआ है। तो पेनिसिलियम नोटेटम फंगस था, इसी वजह से इसमें से निकलने वाली ड्रग का नाम क्या रख दिया गया, पेनिसिलिन। आ रही बात समझ में। और वो फर्स्ट एंटीबायोटिक बना, ऑल्दो उसका कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ था। इसी बात ये बताना चाहिए कि फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, सक्सेसफुल एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वाज पेनिसिलिन। पेनिसिलियम नोटेटम से बनाया गया था। ड्रग का भी नाम ध्यान रखना है, ड्रग का नाम क्या था, पेनिसिलिन, और किस ऑर्गेनिज्म में से निकाला गया था, उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। लेकिन प्रेजेंट डे में, क्योंकि जब इन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी करी थी तब पेनिसिलियम नोटेटम से बनाया जाता था ड्रग, लेकिन जब और रिसर्च हुई तो पता चला कि एज कंपेयर टू पेनिसिलियम नोटेटम, इसका एक रिश्तेदार है जिसका नाम क्या है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। इससे आसानी से ड्रग बनाया जा सकता है और मोर पोटेंशियली बनाया जा सकता है, आसानी से बनेगा और बहुत इफेक्टिव तरीके से बनेगा। तो फिर उसको रिप्लेस कर मॉडर्न डे में या फिर करंट डे में क्राइसोजीनम का इस्तेमाल करवाना शुरू करवा दिया गया। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके अलावा बहुत टाइप के एंटीबायोटिक्स होती हैं, आप सबने कभी ना कभी, मैंने भी इनफैक्ट सबने कभी ना कभी एंटीबायोटिक्स खाई होती है, कि जब भी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर आपको बोलता है, प्रिस्क्राइब करते हैं कि एंटीबायोटिक खाओ जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा, बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं बनेंगे और आपको बुखार रिलीव होगा और बॉडी में जो भी बीमारी है वो रिलीव हो जाएगी। दो तीन बेसिक आप ध्यान रख लेना, जैसे बहुत टाइप के होते हैं, एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, क्लोरोमाइसिटिन, टेट्रासाइक्लिन, बहुत टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, शायद आपने इनका नाम सुना होगा। कोई बहुत टिपिकल केमिकल नहीं है कि सिर्फ बायो के बच्चे को ही पता होते हैं, ये जनरल अवेयरनेस वाली बात है कि आप जब भी कभी एंटीबायोटिक खाओ तो उसके पीछे नाम पढ़ना कि क्या नाम लिखा हुआ है ना। इन सब का भी रोल अलग अलग होता है, क्लोरोमाइसिटिन का, टेट्रासाइक्लिन का और स्ट्रेप्टोमाइसिन का, बहुत टाइप के इसके अलावा भी और ड्रग्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं जो अल्टीमेटली बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी के साथ हमारी पूरी पहली ब्रांच कवर अप होती है, जिसके अंदर आपने क्या पढ़ा, थेरेप्यूटिक ड्रग्स, और सेकंड ब्रांच भी कवर अप होगा जिसका नाम क्या है, एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। फाइनली अब इसके बाद आती है नेक्स्ट कैटेगरी विच आर नोन एज एंटी फर्टिलिटी। हाँ जी, तो क्या होते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, थोड़ा बहुत इसका भी अंदाजा आपको नाम से लग गया होगा कि भाई सीधी सी बात है, कई बार होता क्या कि कपल्स की प्लानिंग किए बिना भी हो सकता है कि फीमेल ने अगर कंसीव कर लिया तो उनकी प्लानिंग नहीं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे केस में जो ड्रग्स या फिर जो दवाइयाँ हेल्प करती हैं नोन एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, मतलब जो फर्टिलिटी को रोकेंगे, फर्टाइल होने से प्रिवेंट करेंगे। समझ रहे हो बात को, मतलब अगर गलती से कपल ने कॉपुलेट कर लिया है, कॉपुलेशन का मतलब वही जो आप लोग मतलब समझते हैं ना जी, तो अगर गलती से कपल ने कॉपुलेट कर लिया, प्लान्ड नहीं था और अल्टीमेटली वो नहीं चाहते कि फीमेल कंसीव करे, तो ऐसे केस में जो ड्रग्स या फिर पिल्स का एम्प्लॉयमेंट किया जाता है, दे आर नोन एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। मतलब ऐसे केमिकल्स अल्टीमेटली दो काम करते हैं बेसिक तरीके से, या तो ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेंगे। ओव्यूलेशन का मतलब क्या हो गया, जो फीमेल की ओवरीज में से एग्स निकलते हैं ना, बेसिक रिप्रोडक्शन के बारे में नॉलेज होती है सबको, तो या तो ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेंगे, लेकिन अगर ओव्यूलेशन हो गया है तो दूसरा तरीका ये क्या करेंगे,
कि यूट्रस को, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है यूट्रस को इतना ज्यादा हॉस्टाइल बना देंगे कि अगर गलती से जाइगोट बन भी गया, मतलब जिससे अल्टीमेटली हम सब बने हैं, वी ऑल आर अ रिजल्ट ऑफ जाइगोट, की जाइगोट थे हम कभी ना कभी, एक सिंगल सेल होते थे, उससे फिर मल्टीप्लाई कर कर हम इतने बड़े बन गए। तो जाइगोट अगर गलती से बन भी गया और वो एम्ब्रियो में भी ट्रांसफर हो गया, तो एम्ब्रो को यूट्रस की वॉल के अंदर एम्बेड होने से रोकेगा। क्योंकि होता क्या है, अगर आप मैथ्स के बच्चे तो आपको शायद ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, बट बेसिक एक इंट्रो ले लेते हैं कि जैसे जाइगोट बन जाता है या फिर एम्ब्रियो बन जाता है, ये यूट्रस की वॉल के अंदर जाकर एम्बेड हो जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। शायद हो सकता है आपको पता भी हो सकता है नहीं भी पता हो, तो इसका एम्बेड होना इज नोन एज इम्प्लांटेशन, क्योंकि अल्टीमेटली फिर प्लेसेंटा बनता है, अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है जो आपकी नेवल से जुड़ी होती है। तो पूरे प्रोसेस को प्रिवेंट करने का बेस्ट तरीका क्या है, अगर आप नहीं चाहते कि फीमेल कंसीव करे तो आप क्या करोगे, दो पॉसिबल ऑप्शन है कि अगर एग रिलीज नहीं हुआ, स्पर्म तो आ चुका है अंदर वेजाइना के अंदर है, फिर जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म तो आ चुका है, लेकिन अगर आप इसको रोकना चाहते हो कि अल्टीमेटली जाइगोट का फॉर्मेशन ना करे, तो आपके पास दो पॉसिबल अप्रोच होती है। या तो आप एग को निकलने से रोक लो, अगर ओव्यूलेशन अभी नहीं हुआ है तो एग को आप निकलने से रोक लो, और अगर उसको नहीं रोक सकते, बाई चांस अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया, जाइगोट बन भी गया, तो आपके पास दूसरी पॉसिबल अप्रोच क्या होती है कि अगर जाइगोट बन गया है तो आप उसको यूट्रस की वॉल के अंदर इंप्लांट होने से रोक लो, क्योंकि अगर इंप्लांट नहीं होगा तो अल्टीमेटली मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में बाहर आ जाएगा और फीमेल कंसीव नहीं कर पाएगी। तो इसी काम में जिन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है दे आर नोन एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्चुअल में फीमेल की ओवरीज में से दो केमिकल्स निकलते हैं, दो हार्मोन्स निकलते हैं, आपने शायद नाम सुना होगा। अब मैं जनरल लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैथ्स के बच्चों को बेचारों को ज्यादा नॉलेज नहीं होती, कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है ना जी, ये हार्मोन्स निकलते हैं फीमेल की ओवरी में से। इन्हीं का आर्टिफिशियल फॉर्म, मतलब जो लैब में सिंथेसाइज्ड फॉर्म है, इन्हीं का आर्टिफिशियल फॉर्म एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में यूज किया जाता है, जो अल्टीमेटली वही काम करेगा जो आपको जस्ट अभी बताया, हॉस्टाइल बना देना यूट्रस को, या फिर ओवरी में से एग को, या फिर ओव्यूलेशन होने के प्रोसेस को प्रिवेंट करना। ठीक है जी, तो एक बस आपको केमिकल का नाम ध्यान रखना है कि जितनी भी एंटी फर्टिलिटी ड्रग होती है उनके अंदर चीफ केमिकल जो प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है मिफप्रिस्टोन। मिफप्रिस्टोन केमिकल प्रेजेंट है, ये एक्चुअल में केमिकल प्रेजेंट है, मतलब एक्चुअल में जो ड्रग प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर दवाई प्रेजेंट है, उसका नाम होता है मिफप्रिस्टोन। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके कॉमर्शियल नेम आपने बहुत सारे सुने होंगे कि आई पिल के नाम से भी आता है, अनवांटेड 72 के नाम से भी आता है। अब ये जो अनवांटेड 72 नेम है, इसके पीछे कुछ लॉजिक भी है कि फीमेल ने या फिर कपल ने जब भी कॉपुलेट करा है, उसके अगर 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर अंदर अगर फीमेल ने पिल कंज्यूम कर ली तो कंसीव करने से रोका जा सकता है, वरना अदरवाइज चांसेस के ऊपर है, या फिर हो सकता है आपको गायनिकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़े, है ना जी। तो इतने लेवल तक बात ना जाए और कपल्स की इज्जत खराब ना हो। कई बार हो सकता है कि कपल्स का मतलब अनमैरिड कपल भी है ना, गलती हो जाती है एडोलसेंट्स वगैरह से, जनरल बात है। तो ऐसे केस में मिफप्रिस्टोन का बहुत बड़ा रोल आता है, मसीहा बन के सामने आता है और कहता है मैं तुम्हारी इज्जत बचाऊंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कि आप या फिर जो भी लोग, आप तो नहीं, आप तो अभी छोटे बच्चे हो, अच्छे बच्चे भी हो, गंदी चीज़ों से दूर रहना है। तो जो भी लोग अगर गलती से अनप्लैन्ड तरीके से कॉपुलेट कर लेते हैं या फिर कुछ भी हो जाता है, जो भी गलती हो जाती है, तो ऐसे केसेस में अगर आप इन ड्रग्स को अल्टीमेटली आप ऑल्टरनेटिव समझना स्टार्ट हो जाओ कि ठीक है गलती हो गई, कि हर बार गलती, एक तो होता है गलती और एक होता है बेवकूफ़ी की बार बार वही गलती हुए जा रही है। तो अगर फीमेल को नहीं पता, बेचारी बच्ची को, लड़की को नहीं पता, और उसको ऑल्टरनेटिव समझ ली कि हर बार कॉपुलेट हो जाता है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग खा लो, इसके बॉडी के ऊपर बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट भी होते हैं। मतलब हो सकता है ये वेजाइनल कैंसर कॉज कर दे, हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर दे। सो दीज आर नॉट ऑल्टरनेटिव मेथड्स कि आप गलती करते जाओ और एंटी फर्टिलिटी पिल्स खाते जाओ, दीज आर नॉट प्रॉपर ऑल्टरनेटिव्स। आ रही बात समझ में, इसकी बॉडी के ऊपर ड्रास्टिक इफेक्ट्स भी होते हैं। तो बस दिस वाज ऑल अबाउट एंटी फर्टिलिटी पिल्स। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस मिफप्रिस्टोन का नाम ध्यान रखना है। ये कॉमर्शियल नेम आपको बता दिए, ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बस कॉमर्शियल नेम है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, दैट्स इट। दिस वाज ऑल अबाउट एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ठीक है जी, हाँ जी। तो इसके बाद अब जो लास्ट कैटेगरी आती है केमिकल्स की, जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, दे आर नोन एज फूड प्रिजर्वेटिव। सीधी सी बात, ये भी बहुत बेसिक सी बात है, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है। ऐसे केमिकल्स जो आपके फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, खाने को सड़ने से बचाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने ऑब्जर्व करोगे घर का बना हुआ खाना अगर खुला छोड़ दिया जाए तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। कॉन्ट्रेरी टू दिस, जितने भी पैक्ड आइटम्स आते हैं, पैक्ड फूड आर्टिकल्स आते हैं, वेदर इट बी चिप्स हो, चाहे कुछ भी प्रेजेंट हो, या फिर वो कैंड फूड हो जो कैंस के फॉर्म में आता है, उनके अंदर इतनी जल्दी खाना खराब नहीं होता। तो कुछ ना कुछ तो डाला जाता होगा, जितनी भी इंडस्ट्रीज है कुछ ना कुछ तो केमिकल्स इसके अंदर ऐड करती होंगी। तो जो केमिकल्स खाने को सड़ने से बचाते हैं, उनको प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, आर लॉजिकली नोन एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन काम जो होता है फूड को प्रिजर्वेशन करने का, वो प्ले करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अब अगेन आपको ये बात पता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। खाने के सड़ने की मेजर वजह या फिर चीफ वजह होती है कि खाने के अंदर प्रेजेंट केमिकल्स का ऑक्सीडेशन हो जाना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेना। तो अगर आप ऑक्सीजन को खाने के अंदर प्रेजेंट केमिकल्स के साथ रिएक्ट करने नहीं दोगे, आप ऑक्सीजन को अगर ट्रैप कर लोगे,
तो खाने की लाइफ बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि सालों तक रखा रहे तो खराब नहीं होगा, उसकी भी एक लाइफ ड्यूरेशन है, क्योंकि जो प्रेजर्वेटिव्स डाले जाते हैं इनकी भी एक लाइफ होती है, मतलब इतने टाइम तक ये इफेक्टिव रह सकते हैं, ज्यादा टाइम तक इफेक्टिव नहीं रह पाएंगे। बट फिर भी अगर आप ऑक्सीजन को ट्रैप कर लो, बाई चांस आपके पैकेट के अंदर जो भी फूड आर्टिकल आप खा रहे हो उसके पैकेट के अंदर या फिर कैन के अंदर अगर फ्री ऑक्सीजन गलती से घुस भी गई, तो ये क्या करेंगे, प्रेजर्वेटिव्स या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स उस फ्री ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेंगे, और जब ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं होगी तो खाने का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, खाने का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो खाने की लाइफ बढ़ जाएगी, और ऑब्वियसली बात है उसको मार्केट में आप ज्यादा टाइम तक सेल आउट कर पाओगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस बेसिक सी बात मतलब समझ में आ गया। इसके बाद दो आपको केमिकल्स का नाम ध्यान रखना है, एक है BHA एंड दूसरा है BHT, मतलब दीज आर टू कॉमनली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछा जाएगा बट आपको फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोल, एनाइसोल वही कंपाउंड है जो ईथर होता है ना, एरोमेटिक ईथर, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोल, एंड BHT स्टैंड्स फॉर ब्यूटाइलेटेड, सेम नाम, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। हाँ जी, वही टोल्यूइन है कि फिनाइल रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ जाना है, इज नोन एज टोल्यूइन। तो दो कॉमनली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट्स आर BHA और BHT। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके बाद बस एक छोटी सी बात और हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है कि ये तो चलो एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा आपने देखा होगा कुछ और प्रेजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं खाने के अंदर, जिनके और अलग अलग तरीके के काम होते हैं खाने को प्रिजर्व करने में हेल्प करना। आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है, उसका नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है? सोडियम बेंजोएट। ये भी खाने के साथ डाला जाता है, पैक्ड आर्टिकल्स के साथ डाला जाता है। इसका भी काम है कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को ये प्रिवेंट करेगा, माइक्रोब्स को ग्रो करने नहीं देगा, मतलब गलती से बैक्टीरिया फिर फंगस आ गए, कुछ भी आ गए खाने के अंदर, तो इनको ये ग्रो करने से प्रिवेंट करेगा। और एक खास बात क्या है कि सोडियम बेंजोएट अगर आप खा भी लोगे तो आपकी बॉडी को ज्यादा हार्म कॉज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपकी बॉडी में जाने के बाद मेटाबोलाइज हो जाएगा। मेटाबोलाइज होने का मतलब है कि ये एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा जो अल्टीमेटली यूरिन से एक्सपेल आउट हो सकता है। और इसका जो मेटाबोलाइज्ड प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है हिप्यूरिक एसिड। अब स्ट्रक्चर क्या होता है हिप्यूरिक एसिड का, ये तो फिर बहुत डिटेल की बात हो जाएगी जो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो इसको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। बस इतनी सी बात कि सोडियम बेंजोएट भी एक प्रेजर्वेटिव होता है और बॉडी में जाने के बाद ये मेटाबोलाइज हो जाता है टू फॉर्म हिप्यूरिक एसिड, और अल्टीमेटली हिप्यूरिक एसिड आपके यूरिन के थ्रू बॉडी में से एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब इसके जो नोट्स हैं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो लिंक में मैं आपको या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करो। बिल्कुल प्रिसाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल प्रिसाइज नोट्स, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बातें जो बोर्ड्स में आने वाली है, और गारंटी है कि जो भी उसमें लिखा हुआ इसके अलावा बोर्ड्स में कुछ भी क्वेश्चन पुट अप नहीं होगा, क्योंकि इस साल बोर्ड्स में ऑब्वियस ही बात है रिडक्शन हो गया सिलेबस के अंदर। तो जितनी बातें नोट्स में दे रखी हैं बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में गिवन है। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है जी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा मोटिवेटेड रखने के लिए मुझे लाइक करो भैया वीडियो को, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे मोटिवेशन बढ़ेगा, बढ़िया कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है जी, चलो ऑल द बेस्ट।